आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के आर्टिकल 14 के बारे में। असल में आर्टिकल 14 हमारा पहला फंडामेंटल राइट है जिसकी की हेडिंग है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इस आर्टिकल की शुरुआत कुछ यूं होती है, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, यानी राज्य किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। तो ये जो एनी पर्सन वर्ड है यहाँ पर, इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि आर्टिकल 14 का बेनिफिट ना केवल भारत के नागरिकों को मिलेगा बल्कि भारत की टेरिटरी में जितने भी नॉन सिटीजन्स या फॉरेनर्स हैं उनको भी मिलेगा। दूसरी वह इंपॉर्टेंट बात जो कि हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है वो ये है कि ये जो पर्सन वर्ड है इसमें लीगल पर्सन या विधिक व्यक्ति भी शामिल है। कहने का मतलब कि आर्टिकल 14 का बेनिफिट आपको और मेरे को तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में जो लीगल पर्सन्स होते हैं जैसे कि कोई कंपनी हो गई, कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी हो गई, ये भी आर्टिकल 14 का बेनिफिट ले सकते हैं, यानी कि आर्टिकल 14 इन पर भी अप्लीकेबल है। अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 14 आगे क्या कहता है। आर्टिकल 14 आगे ये कहता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा इन दो चीजों से, फर्स्टली इक्वेलिटी बिफोर लॉ और सेकेंडली इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। मतलब आर्टिकल 14 इन्हीं दो चीजों की गारंटी हम सबको देता है और इसी के साथ ये आर्टिकल हो जाता है कंप्लीट। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको देखने में तो बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, लेकिन ये बात आप तय मानकर चलिए कि जब भी एक ही सेक्शन में दो अलग अलग वर्ड्स यूज किए जाते हैं तो उन दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग अलग होता है पूरी तरह से। तो आइए फिर जानते हैं इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। बात करें सबसे पहले इक्वेलिटी बिफोर लॉ के ओरिजिन की, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने अडॉप्ट किया है इंग्लैंड से। असल में एवी डाइसी नाम के एक बहुत ही फेमस ब्रिटिश जुरिस्ट थे जिन्होंने की रूल ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट के 3 प्रिंसिपल्स दिए थे और इन 3 प्रिंसिपल्स में से ही दूसरा प्रिंसिपल था इक्वेलिटी बिफोर लॉ का, यानी विधि के समक्ष समता का। वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज के ओरिजिन की, तो इस कॉन्सेप्ट को हमने अडॉप्ट किया है अमेरिका से, यानी यूएसए से। इक्वेलिटी बिफोर लॉ का मतलब है कानून के सामने किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो है किसी चीज की मनाही हो रही है। किस चीज की मनाही हो रही है? स्पेशल प्रिविलेज की। तो ये एक तरीके से नेगेटिव अप्रोच होगी। इस इक्वेलिटी बिफोर लॉ की कॉन्सेप्ट का सिंपल सा एग्जांपल है सभी पर एक ही तरह का कानून लागू होना, चाहे वो एक आईएएस ऑफिसर हो या एक आम आदमी हो। अगर वह सेम ही क्राइम करते हैं तो उनको सेम ही पनिशमेंट मिलेगा। यही है इक्वेलिटी बिफोर लॉ की कॉन्सेप्ट। दूसरी तरफ जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वहां किसी चीज की मनाही नहीं होती बल्कि वहां तो किसी चीज की डिमांड की जाती है। किस चीज की डिमांड की जाती है? इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ट्रीटमेंट की, यानी समान परिस्थितियों में रह रहे लोगों के लिए समान कानून की। तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच हो गई। इक्वल सर्कमस्टांसेस में इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब ये हो गया कि सभी पर समान कानून लागू करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो लोग एक ही जैसी सर्कमस्टांसेस में रहते हैं उन पर एक जैसा कानून लगाइए और जो अलग सर्कमस्टांसेस में रहते हैं उनके लिए आप डिफरेंट लॉ बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए मेरे 4 भाई हैं, 2 छोटे और 2 बड़े। दोनों छोटे भाइयों की उम्र है 5-5 साल और दोनों बड़े भाइयों की उम्र है 25-25 साल। ऐसे में ये चारों अगर एक ही तरह का क्राइम करते हैं तो क्या इन चारों को एक ही तरह का पनिशमेंट दिया जा सकता है? जाहिर सी बात है, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जो बच्चे हैं उन्हें तो पता भी नहीं होता कि क्राइम क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होगा। इसीलिए हमें क्या करना होगा? हमें इन चारों को अलग अलग ग्रुप में बांटना होगा। जो 5-5 साल वाले मेरे छोटे भाई हैं 2, उनके लिए अलग पनिशमेंट होगा और 25-25 साल वाले जो बड़े भाई हैं उनके लिए अलग पनिशमेंट होगा। इसे ही कहा जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, क्योंकि यहाँ पर जो 5-5 साल के 2 बच्चे हैं वो दोनों इक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं, मतलब माइनर्स हैं, इसीलिए उन दोनों के लिए सेम पनिशमेंट हो गया। और जो 25-25 साल के 2 जने हैं वो भी इक्वल सर्कमस्टांसेस में हैं, क्योंकि दोनों ही अडल्ट्स हैं, इसलिए उन दोनों के लिए भी सेम पनिशमेंट हो गया। तो अब तक आपको इन दोनों ही कॉन्सेप्ट में जो डिफरेंस है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो इक्वेलिटी बिफोर लॉ है वहां तो सभी के लिए समान कानून होगा, लेकिन जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज है वहां पर लोगों या वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप में बांटकर उनके लिए अलग अलग कानून बनाए जा सकते हैं। और ये बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे संविधान के आर्टिकल 14 में ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज वर्ड शामिल है। इसलिए हमारी लेजिस्लेचर को यह अधिकार है कि वह कानून बनाने के लिए व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप में बांट सकती है। इस ग्रुप में बांटने की प्रोसेस को ही कहा जाता है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करना। अब यहां पर सवाल यह बनता है कि क्या लेजिस्लेचर अपनी मर्जी से किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन कर सकती है?
तो इसका जवाब है जी नहीं, ऐसा नहीं है। आर्टिकल 14 के तहत लेजिस्लेचर केवल रीजनेबल क्लासिफिकेशन ही कर सकती है, और कोई क्लासिफिकेशन रीजनेबल है या नहीं, वैलिड है या नहीं, इसको एग्जामिन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दो स्पेशल कंडीशन बता रखी हैं। इन दोनों में से पहली कंडीशन है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और दूसरी कंडीशन है रेशनल नेक्सस। इंटेलिजिबल डिफरेंशिया का मतलब तो ये हुआ कि ऐसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने अपनी मनमर्जी से या रेंडमली व्यक्तियों या वस्तुओं को अलग अलग ग्रुप में बांट दिया, बल्कि आप जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके पीछे कोई न कोई इंटेलिजेंट रीजन या इंटेलिजेंट बेसिस होना चाहिए। इस तरह से इस पहली कंडीशन का मतलब तो हो गया इंटेलिजेंट बेसिस ऑफ डिफरेंस, मतलब क्लासिफिकेशन का कोई ना कोई रीजनेबल बेसिस होना ही चाहिए। जबकि रेशनल नेक्सस का मतलब होता है लॉजिकल रिलेशन। कहने का मतलब कि जिस बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन किया है उस बेसिस का पूरी तरह से एक लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए उस ऑब्जेक्ट या उद्देश्य के साथ जिसको हासिल करने के लिए कानून बनाया जा रहा है। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होने पर ही किसी क्लासिफिकेशन को वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज नहीं। इसी तरह के एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन का परफेक्ट एग्जांपल है सेक्शन 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस सेक्शन के पर्पस के लिए लेजिस्लेचर ने लोगों को दो ग्रुप में बांट दिया। पहला ग्रुप तो माइनर्स का और दूसरा ग्रुप एडल्ट्स का। और फिर उन्होंने डिसाइड कर दिया कि जो एडल्ट्स होंगे यानी जो 18 साल से ऊपर के होंगे केवल वही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट या सक्षम होंगे। अब हमें यहाँ पर यह एग्जामिन करना है कि ये जो क्लासिफिकेशन हुआ है इस सेक्शन के लिए क्या यह दोनों कंडीशंस को पूरा करता है या नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसमें इंटेलिजिबल डिफरेंशिया क्या है। तो ये तो हो गया एज। क्यों? क्योंकि एज के आधार पर ही लोगों को इस सेक्शन में दो अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। इसके बाद हमारी दूसरी रिक्वायरमेंट थी रेशनल नेक्सस यानी लॉजिकल रिलेशन। कहने का मतलब कि ये जो एज है जो कि बेसिस है इस डिफरेंस का, इसका लॉजिकल रिलेशन होना चाहिए कानून के ऑब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर कानून का ऑब्जेक्ट है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप खुद ही देख सकते हैं कि इन दोनों में कोई लॉजिकल रिलेशन है या नहीं। जाहिर सी बात है अगर किसी की एज बहुत कम होगी तो वह समझ नहीं पाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट में है क्या और उसे इसका क्या फायदा हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। इसीलिए यह कहना पूरी तरह से सही है कि एज जो है उसका पूरी तरह से एक लॉजिकल रिलेशन है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट के साथ। तो इस तरह से इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में इंटेलिजिबल डिफरेंशिया और रेशनल नेक्सस इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो गई है। इसीलिए हम इसे एक वैलिड क्लासिफिकेशन या रीजनेबल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। अब इसी एग्जाम्पल में ये मान लीजिए कि लेजिस्लेचर इस कानून को कुछ यूं बना देती कि जो व्हाइट कलर के लोग हैं सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होंगे और ब्लैक कलर वाले नहीं। तो अब इस नए एग्जाम्पल में बेसिस ऑफ डिफरेंस तो क्या हो जाएगा? कलर। और कानून बनाने का जो ऑब्जेक्ट है वो तो सेम ही रहेगा, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो अब आप खुद ही बताइए क्या इन दोनों में कोई लॉजिकल रिलेशन है? क्या कलर की वजह से ये डिसाइड किया जा सकता है कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? क्या ये जरूरी है कि जिनका ब्लैक कलर है उनको कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं आता या उनको ये नहीं पता होता कि कॉन्ट्रैक्ट से क्या प्रॉफिट होगा, क्या नुकसान होगा? कहने का मतलब कि आदमी का जो कलर होता है उससे उसकी कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इस नए एग्जांपल में रेशनल नेक्सस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो रही है। इसलिए ये एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है और जुडिशरी इसे इनवैलिड डिक्लेयर कर देगी। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि लेजिस्लेचर को अगर कोई भी कानून बनाने के लिए किसी भी तरह का क्लासिफिकेशन करना हो तो उस क्लासिफिकेशन को ये दो रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी ही होंगी और ये दोनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करने पर ही वह क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना जाएगा। ये जो व्यवस्था है वो लगातार चलती रही 1973 तक, लेकिन 1974 में ही आ गया आर्टिकल 14 से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट केस जिसका की नाम है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में यह हेल्ड किया गया कि केवल इन दो कंडीशन से काम नहीं चलेगा बल्कि किसी भी क्लासिफिकेशन को रीजनेबल क्लासिफिकेशन डिक्लेयर करने के लिए एक और तीसरी कंडीशन भी फुलफिल करनी होगी और ये तीसरी कंडीशन है नॉन आर्बिट्रेरीनेस की। कोर्ट ने इस केस में साफ साफ कहा कि जहां आर्बिट्रेरीनेस होती है वहां पर इक्वलिटी हो ही नहीं सकती और जहां इक्वलिटी होती है वहां पर आर्बिट्रेरीनेस नहीं हो सकती। अब यहां पर आपको यह कंफ्यूजन हो सकता है कि आखिर ये आर्बिट्रेरीनेस होती क्या है। असल में आर्बिट्रेरीनेस का एक परफेक्ट एग्जांपल हो सकता है नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स को वॉयलेट करना। अब नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि
किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए और किसी भी केस की सुनवाई किसी ऐसे जज के द्वारा होनी चाहिए जिसका कि उस केस में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, यानी कि जो पूरी तरह से इम्पार्शियल या निष्पक्ष हो। अगर किसी केस में इस तरह के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि उस केस में आर्बिट्रेरीनेस आ गई है। तो इस तरह से ये तीसरी कंडीशन हो गई नॉन आर्बिट्रेरीनेस की। इस तीसरी कंडीशन को हम प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबलनेस का नाम भी दे सकते हैं। इपिरोएपा के केस के बाद में 1978 में मेनका गांधी के केस में भी यही बात कंफर्म कर दी गई कि 1974 से पहले वाला जो ओल्ड डॉक्ट्राइन था जिसमें कि केवल 2 ही रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी पड़ती थी, उससे काम नहीं चलेगा, बल्कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन के टेस्ट के लिए ये तीनों रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी। तो इस तरह से आज के दिन इस न्यू डॉक्ट्राइन की व्यवस्था ही फॉलो की जा रही है, जिसके अंतर्गत लेजिस्लेचर कोई भी कानून बनाने के लिए अगर कोई क्लासिफिकेशन करना चाहती है तो ये तीनों शर्तें फुलफिल करनी होंगी, तभी वह क्लासिफिकेशन रीजनेबल क्लासिफिकेशन माना जाएगा।